standard criteria that was IAS 16. IAS 16 डील करता है the treatment of property, plant and equipment. लेकिन IAS 16 का मेन मकसद ये है कि जो भी tangible non-current assets होंगे जो कि acquire किए गए हैं for business use. Like अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है या प्रॉपर्टी है, उस बिल्डिंग में अगर हम अपनी ऑफिसेस बनाते हैं, क्लासरूम बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को बिजनेस के जरिए संभालेंगे तो वो प्रॉपर्टी IAS 16 में क्लासिफाई होगी। तो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी किस इंटेंशन से ली गई है। इक्विपमेंट है, फिक्चर है, फर्नीचर है। मिसाल अगर हमारा बिजनेस एयर कंडीशनर्स खरीदता है तो एयर कंडीशनर्स जो फिक्चर्स है ये कौन से स्टैंडर्ड में जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि वो एयर कंडीशनर्स के मकसद से रिलेटेड है। अगर हमारे बिजनेस का काम ही इंटरेस्ट बेचना है तो वो एयर कंडीशनर्स आपकी इन्वेंटरी है वो IAS 2 में जाएगा। लेकिन वही बिजनेस जो एयर कंडीशनर्स बेचता है वो बिजनेस एयर कंडीशनर्स खरीद के अपने स्टोर में फिक्स करवा देता है। तो जब कस्टमर आता है उस स्टोर के अंदर एयर कंडीशनर्स फिक्स है। अब दो तरह के एसी वहां पे मौजूद है, एक वो जो बॉक्सेस में रखे हुए हैं, डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, तो अगर उस ही स्टोर के अंदर कुछ एसीज डिस्प्ले पे रखे हुए हैं जो कि कस्टमर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, और उसी स्टोर में कुछ एसी वॉल माउंटेड है, फिक्स्ड है, जो कि कस्टमर चाहे भी तो खरीद नहीं सकता, तो वो एसीज जिसको बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है वो IAS 16 में जाएगा, और वो एसीज जो रिसेंटली रखे गए हैं वो IAS 2 में जाएंगे इन्वेंटरी। इसी तरीके से एक गाड़ियों का शोरूम हो जिसके पास अपने गाड़ी के प्रोडक्ट्स, अपने यूनिट्स खड़े हो, एट द सेम टाइम एक या दो गाड़ियां जिन पे टेस्ट ड्राइव के स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो वो गाड़ी अगर कस्टमर चाहे भी कि बस मुझे चाबी दे, मैं पैसे दे रहा हूं, यही लेके जा रहा हूं, तो वो जो टेस्ट ड्राइव के लिए रखी गई गाड़ी है वो हम कभी भी नहीं देंगे, और बाकी जो गाड़ियां हैं वो सेल के लिए हैं। अगर बिजनेस ने गाड़ी अक्वायर की है विद एन इंटेंशन कि हम इसको सेल करेंगे तो वो तो इन्वेंटरी है IAS 2, लेकिन अगर बिजनेस उसको यूज करेगा तो वो IAS 16 में रहेगा। IAS 16 में बेसिकली वो एसेट्स, वो नॉन करंट एसेट्स जिनको खरीदा गया है फॉर बिजनेस यूज, वो IAS 16 में रहेंगे। दूसरा स्टैंडर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज IAS 40। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सवाल ये उठा कि प्रॉपर्टी IAS 16 में जाएगी कि IAS 40 में। पहली बात, अगर कि वो प्रॉपर्टी बिजनेस के यूज में है, जैसा कि मैंने कहा कि हमने उसमें कारखाना लगाया हुआ है, फैक्ट्री लगाई हुई है, हमने अपने उसमें ऑफिसेस बनाए हुए हैं,
हमने अपना कोई मार्केटिंग के लिए वो प्रॉपर्टी ली हुई है या गोडाउन बनाया हुआ है, तो अगर कि वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस यूज में है तो वो रहेगी IAS 16 के अंदर। अगर प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त हमारा बिजनेस का काम है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, बेचते हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदी है विद एन इंटेंशन टू रीसेल तो वो IAS 2 है। IAS 40 का मकसद क्या है? कहता है कि अगर बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिजनेस के पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मकसद क्या है? प्रॉपर्टी इज अ लैंड, ठीक है, प्लॉट है, जमीन है, या फिर बिल्डिंग है, या फिर उनका हिस्सा है। सही है, क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी इज अ लैंड, कि अगर किसी जमीन ने प्लॉट खरीदा है, जमीन खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है, तो वो बिल्डिंग भी प्रॉपर्टी में काउंट हो सकती है, वो जमीन भी प्रॉपर्टी में काउंट हो सकती है। आगे कहता है और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कि पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं लेकिन बिल्डिंग का कुछ हिस्सा, ठीक है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग और बोथ, या लैंड और बिल्डिंग का एक हिस्सा, ये प्रॉपर्टी में काउंट होता है। तो अगर किसी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है, जिसको अक्वायर किया गया है या रखा गया है फॉर व्हाट? फॉर रेंटल इनकम, कि किसी बिजनेस ने जमीन खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है या जमीन और बिल्डिंग खरीदी है और इरादा यह है कि हम इसमें से किराया कमाएंगे, हम इसको किराए पे दे देंगे और इसमें से किराया कमाएंगे। तो अगर कि आप उससे रेंटल इनकम अर्न करते हैं, कॉमा कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है कि बिल्डिंग, बिजनेस के पास बिल्डिंग है या जमीन है या संकी प्रॉपर्टी है जिसको रखा गया है इस नियत से कि हम इसमें से रेंट अर्न करेंगे, या कैपिटल एप्रिसिएशन कमाएंगे। मिसाल, हमें अंदाजा था कि इस लोकेशन में जो प्रॉपर्टीज है इनमें पोटेंशियल है, यहां गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आना है, यहां कोई स्कूल खुलना है, यहां कोई मोटरवे लगना है, जिसकी वजह से इस एरिया की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। लिहाजा हमारी कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। नियत क्या है कि इसकी जब वैल्यू बढ़ेगी, जब ये कैपिटल एप्रिशिएट होगी, तो हम इसमें से पैसे कमाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है किराया कमाने की नीयत से या वैल्यू बढ़ने की नीयत से, और बोथ। कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़नी है तो हमने खरीद लिया, अब जब तक उसकी वैल्यू बढ़े तब तक हमने उसको किराए पे दे दिया, तो हम उसमें से रेंट भी कमा रहे हैं और उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होके भी हमें फायदा मिलेगा। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, ये कौन से स्टैंडर्ड में जाएगी? ये डील करेगा IAS
40, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले तो आपको इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से क्लियर होना है कि कौन सी प्रॉपर्टी IAS 16 में जाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी IAS 40 में जाएगी। हो सकता है, देखें, और है, या तो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, इरादा आपके बेचने का नहीं है, लेकिन उसमें से रेंटल इनकम का है, ठीक है। तो अगर आपने उसमें से रेंट ही कमाना है और लॉन्ग टर्म में आपका इरादा ही नहीं है बेचने का, यू आर नॉट होपफुल कि इनकी कोई प्राइसेस बढ़ेगी, एरिया मैच्योर है, यहां मजीद किसी किस्म की कोई वैल्यूज नहीं बढ़ सकती, लेकिन किराया बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। या यूं भी हो सकता है कि हम किराया नहीं कमाएंगे, जिस तरह हम प्लॉट्स खरीदते हैं तो अक्सर प्लॉट्स का किराया तो नहीं मिलेगा ना, प्लॉट तो एक खाली जमीन है, उसका किराया कौन देगा, जब तक आप उसको बना के कोई बिल्डिंग नहीं देते तो उस प्लॉट का किराया तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने प्लॉट खरीद के रखा है क्योंकि लॉन्ग रन इसकी जब वैल्यू बढ़ेगी तो आप प्लॉट को बेच देंगे। या फिर आपने कहा दोनों, कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी जिसमें से आपको किराया भी मिल रहा है और वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रेवेन्यू एंड अदर इनकम, रेवेन्यू भी इनकम है, अदर इनकम भी इनकम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, एनी आइडिया? एक जरिया आमदनी होता है मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अगर आपके बिजनेस का काम ही वो पर्टिकुलर चीज बेचना या वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करना है और वहां से आपको अगर कोई इनकम आती है तो उस इनकम को रेवेन्यू कहा जाएगा। और अगर उस मेन कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा किसी सोर्स से आपको इनकम आ जाती है तो उसको अदर इनकम कहा जाता है। मसलन एक फर्नीचर्स की शॉप है और वहां एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, फर्नीचर बेचना हमारे बिजनेस का काम है, अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो वहां से हासिल होने वाली इनकम को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। लेकिन हमारे एयर कंडीशनर्स थोड़े पुराने हो जाते हैं या एक नया मॉडल आ जाता है, डीसी इन्वर्टर ऐसे आ गए हैं, हम कहते हैं फुजूल में ज्यादा पावर ले रहे हैं, ये बेच के नए ले लेते हैं। तो अगर हमारी फर्नीचर्स की दुकान में लगे हुए एसीज भी हमने बेच दिए तो एसीज बेचना आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, पैसे तो वहां से भी आएंगे ना। और अगर आप उनको महंगे दाम बेच देते हैं, उसकी कैरिंग वैल्यू से महंगी कीमत पे बेच देते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट में जो उसकी वैल्यू थी
बिल्फोर्ड आपने जिस दौर में खरीदे थे एसी सस्ते थे और आपकी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू आ रही है 20,000 रुपए, आप उसको बेच देते हैं 35,000 35,000 रुपए का, तो 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम हुई है। लेकिन उस 15,000 रुपए को या उस 35,000 रुपए को आप अपना रेवेन्यू नहीं कह सकते। इसी तरीके से हम एक प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस में फर्नीचर बिक रहा है, कंप्यूटर एसेसरीज बिक रही है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिक रही है, वो सब आपका रेवेन्यू है। लेकिन एक अरसे के बाद हम कहते हैं दुकान छोटी पड़ रही है, ये वाली बेच के दूसरी दुकान खरीद लेते हैं। तो आपने जिस वैल्यू पे दुकान खरीदी थी और जब बेची है तो महंगे दाम बेच दी, दुकान बेचने पे आपको बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन दुकान बेचने से आने वाली इनकम को आप रेवेन्यू का नाम नहीं दे सकते। ठीक है? तो अगर हमने कोई सर्विसेज दी और वो सर्विसेज देना ही हमारा काम है, ज़ेबेस्ट है, फीस कमाना इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन कल को अगर हम कहते हैं कि ये एसी सर 3-3 साल के बाद हमने चेंज करने हैं, तो जैसे ही तीसरे साल के बाद एसी हम बेचते हैं और वो अच्छी कीमत बिक जाता है, एसी बेचने से भी इनकम आएगी, लेकिन एसी बेचना ज़ेबेस्ट का काम नहीं है। ज़ेबेस्ट के पास यूं समझते हैं कि कुछ सरप्लस पैसे आ जाते हैं, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है करोड़ों रुपयों का इनफ्लो हो जाता है। इनको पता है कि सैलरी तो कम कम देनी है, किराया तो साल का एडवांस दे चुके हैं, 6-6 महीने का एडवांस दे चुके हैं, पैसे तो हमारे पास सरप्लस में है। और ज़ेबेस्ट क्या करता है, उन पैसों को टेम्पररी कहीं इन्वेस्ट कर देता है, वहां से इंटरेस्ट आता है या डिविडेंड्स आते हैं या प्रॉफिट शेयर आता है, तो वो इंटरेस्ट, वो डिविडेंड, वो रेंट, वो प्रॉफिट शेयर भी ज़ेबेस्ट के लिए जरिया आमदनी है, इनकम सोर्स है, लेकिन ज़ेबेस्ट उसको अपना रेवेन्यू नहीं कह सकता। यू डिस्काउंट देना सप्लायर की तरफ से, यू किसी डूबे हुए मरे हुए कस्टमर का वापस आ जाना, या किसी अदर सोर्स से पैसे कमा लेना रेवेन्यू का हिस्सा नहीं माना जा सकता। ठीक है? अच्छा, अब मैंने ये कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड फॉर रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, वो जाएगी IAS 40 में। उससे पहले मैंने ये कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है फॉर बिजनेस यूज, जिससे आप अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी IAS 16 में। कंफ्यूजन ये है कि एक ऑनर मैनेज्ड होटल, इंडस होटल है हमारे बिल्कुल बराबर, तो इंडस होटल अपनी प्रॉपर्टी IAS 16 में दिखाएगा कि 40 में। होटल कमाता क्या है? रेंट। होटल कमाता क्या है? रेंट। अब कंफ्यूजन ये है कि इंडस होटल के पास प्रॉपर्टी है दैट इज हेल्ड फॉर रेंटल इनकम, लेकिन दूसरा साइड ये है कि रेंटल इनकम कमाना ही उनकी बिजनेस है। तो ये प्रॉपर्टी बिजनेस यूज के लिए रखी गई है या रेंटल इनकम के लिए? तो एक ही बात है, लेकिन क्योंकि रेंट अर्न करना इस बिजनेस की प्राइम एक्टिविटी है, तो ऑनर मैनेज होटल जो प्रॉपर्टी है उसको माना जाएगा ऑनर ऑक्यूपाइड, और क्लासिफाई किया जाएगा अंडर IAS 16। ठीक है? क्योंकि यहां पे रेंटल कमाना ही हमारा बिजनेस है और हमने प्रॉपर्टी रखी हुई है
रेंट कमाने के लिए। तो ये ओनर मैनेज होटल वाली जो प्रॉपर्टी है वो IAS 16 में क्लासिफाई की जाएगी, ना कि IAS 14। दूसरा, ये बात को भी देख सकते हैं कि एंसिलरी सर्विसेज देने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में कितनी है। अगर होटल में कयाम करने वाले गेस्ट्स हैं, उनको तमाम सर्विसेज किसने देनी है? क्या गेस्ट अपनी तरफ से अरेंज करेगा कि होटल उनको देगा? होटल उनको देगा। तो अगर क्लीनिंग है, रूम्स की क्लीनिंग भी हमारी जिम्मेदारी है, वॉशरूम्स की क्लीनिंग भी हमारी जिम्मेदारी है, वहां पे प्रॉपर टॉवल्स का होना, सोप्स का होना, शैम्पू एंड कंडीशनर्स का होना भी हमारी जिम्मेदारी है, वहां रूम का प्रॉपर टेम्परेचर होना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनर के ऊपर, ठीक है, हमारे ऊपर फॉल कर रही है। दूसरा, अगर एक बिल्डर है जिसने फ्लैट्स बनाए और किराए पे लोगों को दे दिए, अब उन फ्लैट्स की मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, यूटिलिटीज किसकी जिम्मेदारी है? टेनेंट की या बिल्डर की? टेनेंट की। टेनेंट जो फ्लैट में किराएदार है, सही है। तो अगर बिल्डिंग का मालिक मैं हूं, लेकिन आप मेरी बिल्डिंग में किराएदार हैं, तो उस फ्लैट के बिजली का बिल भी आप भरेंगे, फ्लैट की सफाई भी आप करेंगे, सही है, सारी चीजें आप दें। हाँ, कुछ पार्ट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज मैं दूंगा, गेटकीपर का होना या सिक्योरिटी गार्ड का होना, स्ट्रीट लाइट्स या लिफ्ट के लिए स्टैंड बाय जनरेटर का होना, और जो हमारी कॉमन यूज में गलियां हैं, स्टेयर्स हैं, उनकी सफाई। तो जो मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज है वो टेनेंट खुद अवेल कर रहा है, वो हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर किसी के फ्लैट में गैस का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम है, बटन खराब हो जाते हैं, एसी नहीं चलता, मेरा कोई नहीं है, हर कोई अपना अपना देखेगा। लेकिन होटल के केस में रूम में अगर कोई कॉकरोच भी आ गया तो भी होटल मैनेजमेंट ने निकालना है। एसी अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं करी तो फिल्टर साफ भी हमने करना है, उसमें गैस रिचार्ज भी हमने करवाना है। होटल के केस में ज्यादातर सर्विसेज हमने देते हैं, लिहाजा होटल IAS 16 में काउंट हो जाएगा। अगर सिग्निफिकेंट सर्विसेज दी जाएंगी बाय ऑनर, तो वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी ऑनर ऑक्यूपाइड, यानी IAS 16। लेकिन अगर ऑनर ने एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सर्विसेज देना है, एज आई सेड के सिक्योरिटी सर्विसेज देना, जनरल स्ट्रीट्स की क्लीनिंग देना, उनकी लाइट्स रिपेयर करवाना, ठीक है, या बैकअप स्टैंड बाय जनरेटर देना जो कि वो यूनियन चार्ज करता है, तो वो सर्विसेज क्योंकि एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा जाएगा।
ठीक है, हाँ, जिसमें इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑनर की तरफ होगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हल आप निकालेंगे, स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ क्या करता है कि अपने पॉलिसी होल्डर्स के पैसों से कोई बहुत बड़ा प्लॉट लेता है और वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बना देता है। तो हैदराबाद जहां हम बैठे हैं ये भी स्टेट लाइफ का एक बिजनेस सेंटर है। जो मीरपुर खास में है, जो सखर में है, वो कराची में है, पंजाब साइड पे होंगे। सवाल, स्टेट लाइफ इन बिल्डिंग्स का करता क्या है? रेंटल पे देता है, सही है। स्टेट लाइफ क्या करता है? उन बिल्डिंग्स को रेंटल पे देता है। दैट मींस कि इन प्रॉपर्टीज के बिहाइंड स्टेट लाइफ का ऑब्जेक्टिव रेंट कमाने का है। सवाल, स्टेट लाइफ इस प्रॉपर्टी को अपनी बैलेंस शीट में IAS 16 में दिखाएगा कि IAS 40 में? 40 में क्यों? ओके, चांसेस है। सवाल ये उठता है कि स्टेट लाइफ का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? अगर स्टेट लाइफ का काम ही किराया कमाना है तो फिर ये प्रॉपर्टी कहां जानी चाहिए? IAS 16 में। क्योंकि अगर ये कहें कि स्टेट लाइफ का तो काम ही प्रॉपर्टी से कमाना है ही स्टेट, जिस तरह रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। अगर ये वो रियल एस्टेट वाला स्टेट होता, हालांकि वो स्टेट नहीं है, ये STATE है, ESTAT नहीं है, ठीक है, वो एस्टेट लाइफ होता है, ये स्टेट लाइफ है। बहरहाल अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में ये वाज़ेह है कि हम किराए के थ्रू कमाएंगे तो IAS 16 अप्लाई होगा स्टेट लाइफ के ऊपर। लेकिन अगर ये कहेंगे कि भाई ये कौन सी फील्ड में आएगा, हमारा काम तो इंश्योरेंस करना है और हम तो इंश्योरेंस प्रीमियम के थ्रू कमाते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट्स है, तो कहीं शेयर्स खरीदते हैं, कहीं प्राइस बॉन्ड्स खरीदते हैं, कहीं फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं, कहीं नेशनल सेविंग स्कीम्स में जमा करवाते हैं, कहीं कंपनी की कंपनी टेक ओवर कर लेंगे। हमें तो जो इन्वेस्टमेंट का दरवाजा मिलेगा हम घुस जाएंगे। कल को अगर प्रॉपर्टीज में मजा नहीं, हम छोड़ देंगे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना। अगर दिस इज जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो वो IAS 40 में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड किस पे कर रहा है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि स्टेट लाइफ ने जिन भी इदारों को किराए पे अपनी प्रॉपर्टीज दी हुई है, स्टेट लाइफ ने जिन भी इदारों को किराए पे अपनी प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो टेनेंट्स को कितनी एंसिलरी सर्विसेज देता है? ठीक है, टेनेंट्स को कितनी एंसिलरी सर्विसेज स्टेट लाइफ देता है? क्या ये बिजली का बिल, ये रूम टेम्परेचर का मेंटेन होना, हमारे क्लासरूम्स की सफाई होना, ये सब कौन कर रहा है? ये ज़ेबिस्ट खुद मैनेज कर रहा है। तो स्टेट लाइफ जो हमसे पैसे ले रहा है उसमें दे क्या रहा है? एक तो हमें अपनी जगह दे दी, उसके अलावा जो जनरल यूज के स्टेयर्स हैं, एलिवेटर्स हैं, लाइट्स हैं, एंट्रेंस की सिक्योरिटी है, ये सारा खर्चा कौन कर रहा है? स्टेट लाइफ कर रहा है। लेकिन ज़ेबिस्ट का मेन खर्चा किस पे होगा? बिजली के बिल पे, क्लासरूम की सफाई सुथराई पे, क्लासरूम्स के टेम्परेचर मेंटेन करने पर। तो यहाँ की यूटिलिटीज, यहाँ की क्लीनिनेस, ये सारा किसके सर का दर्द है? ये ज़ेबिस्ट। तो स्टेट लाइफ की तरफ जो एंसिलरी सर्विसेज का कंपोनेंट है वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो वो किसमें काउंट करेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा ऑनर अपने खुद के यूज में रखता है, और हमने क्या यूज किया, पार्शियल ऑन यूज। सेम गोज है कि स्टेट लाइफ अपनी बिल्डिंग्स में पहला फ्लोर या मेज़नाइन फ्लोर हमेशा अपनी पोजीशन में रखता है, और वहां पे स्टेट लाइफ अपनी पॉलिसीज, उसके क्लेम्स, अपने डिपार्टमेंट्स, अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाता है। अब इस पूरी बिल्डिंग में पहला और सातवां यानी आखिरी फ्लोर स्टेट लाइफ के खुद के अख्तियार में है, और बाकी सारी बिल्डिंग रेंटल के लिए है। अब क्योंकि इस प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा तो स्टेट लाइफ ने खुद पकड़ा हुआ है, अब ये प्रॉपर्टी कौन से स्टैंडर्ड में जाएगी? अगर कि वो स्पेस सेपरेबल है। सेपरेबल से मेरा मकसद क्या है, कभी कभी हम 2 मंजिला घर बनाते हैं या ग्राउंड प्लस 1 बनाते हैं, और हम हैदराबाद में बिलखुसूस या जनरली पाकिस्तान में जब भी अलग अलग मंजिलों का घर बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऊपर की मंजिल का सेपरेट रास्ता दिया जाए। कोई पूछ सकता है बाहर से दरवाजा क्यों दिया है? घर के अफराद ही जाएंगे ना, तो घर से बाहर निकल के ऊपर जाएंगे क्या? घर के अंदर का ऐसा तो अंदर ही से सीने दे दे, ये बाहर से सीने देने की क्या जरूरत है? लेकिन हम कहते हैं अभी तो मेरी फैमिली इतनी है, लेकिन अगर कभी मुझे ऊपर का फ्लोर किराए पे देना पड़ गया तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उसका बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट दरवाजा रखते हैं, यानी उन जीनों का एक्सेस 2 जगहों से देते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, कि अगर किराए पे नहीं दिया तो हम खुद ही इसको यूज करते रहेंगे, लेकिन अगर किराए पे दे दिया तो इसका एक इंडिपेंडेंट रास्ता होना चाहिए कि ऊपर की मंजिल किराए पे दे देंगे, नीचे की मंजिल में हम रहेंगे। लेकिन वो दोनों मंजिलें क्या सेपरेबल है? मतलब क्या ऐसा मुमकिन है कि नीचे की मंजिल में कोई रहे, दूसरी ऊपर की मंजिल में कोई रहे? हम कहते हाँ। क्या नीचे की बिजली का बिल अलग आएगा, ऊपर की बिजली का अलग अलग हो सकता है? हाँ, 2 मीटर लग सकते हैं। क्या गैस के 2 कनेक्शन लग सकते हैं? हाँ, लग सकते हैं। अगर उस सेगमेंट को आप, उस कंपोनेंट को आप अलग कर सकते हैं, तो जितने हिस्से को आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो आपका IS-16, जितना हिस्सा आपने किराए के लिए रखा हुआ है वो IS-14। तो क्योंकि स्टेट लाइफ का एक एक स्क्वायर फीट सेपरेबल है, ये जो रेंट चार्ज करते हैं वो पर फीट करते हैं, तो ये जितने स्क्वायर फीट की क्लासरूम होगी हम उतने स्क्वायर फीट के हिसाब से इनको किराया पे करेंगे। अब ज़ेबिस जैसे जैसे एक्सपेंड करता है, क्या करता है कि पहले हमने ग्राउंड प्लस 4th फ्लोर लिया, फिर हमने 3rd फ्लोर ले लिया, अब हम 2nd फ्लोर पे भी आ गए। हम जैसे जैसे उनका ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा किराया बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा वक्त आया कि स्टेट लाइफ को हमने कहा कि सर आप जाए, मेज़नाइन पे भी हम होंगे, 7वें पे भी हम होंगे, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हम ज़ेबिस टेक ओवर कर लेता है, नादरा को बोलो जाए यहां से, पीएसओ को बोलो जाए यहां से, सब निकलो। अगर हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाए तो स्टेट लाइफ कल को मुमकिन है कि अपना सेक्शन सेपरेट कर सकता है। तो अगर ये सेपरेबल है तो वो जो हिस्सा आपके पोजीशन में है वो IS-16 है, और वो हिस्सा जो रेंटल के लिए रखा गया है वो IS
ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि बिल्डिंग बना के बिल्डर एक ऑफिस अपना बना के रखता है, ठीक है। बिल्डर एक ऑफिस अपना बना के रखता है, तो पूरी बिल्डिंग में एक छोटा सा कमरा बिल्डर के अपनी पोजीशन में होता है, जिसमें अक्सर वो अपनी यूनियन चलाता रहता है। तो ऑनर ऑक्यूपाइड पोर्शन अगर इनसिग्निफिकेंट है तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को IS 40 में ले लीजिए, अगर बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, और अगर वो सेपरेबल नहीं है, ठीक है, अगर वो सेपरेबल नहीं है, जिस तरह अक्सर बिल्डर्स क्या करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट के अंदर यूनियन ऑफिस देते हैं, या तो वो यूनियन को दे देता है या तो उसमें बिल्डर खुद बैठता है, ताकि कल को कोई ट्रांसफर्स हो, सेल्स हो, किराए के मसले हो, तो बिल्डर खुद उसमें से कमीशन कमाता रहता है उसी प्लाजा के अंदर। तो अगर उसके पास एक इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जो कि सेपरेबल नहीं है, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को IS 40 में रखा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ क्लासिफिकेशन की गाइडेंसेस हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई प्रॉपर्टी IAS 16 में जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, या फिर IAS 40 में जाएगी इन्वेस्टमेंट में। तो कंफ्यूजन हम डिस्कस करते हैं। Once you have classified कि कोई प्रॉपर्टी IAS 16 में जाएगी या 40 में, अब हम आएंगे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। कोर्स अगर IAS 16 में जाती है तो IAS 16 ने हमें बताया कि उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में जितने भी खर्चे आएंगे या उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने में जितने भी खर्चे आएंगे, वो सब प्रॉपर्टी की कॉस्ट में कैपिटलाइज किए जाएंगे। उसके बाद हमें ये कहा गया कि आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं, या चाहें तो उस प्रॉपर्टी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख सकते हैं। फिर कॉस्ट पे रखेंगे तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन पे रखेंगे तो गेन्स कहां जाएंगे, लॉसेस कहां जाएंगे, ये सारी चीजें IAS 16 ने अपनी जुबानी बता दी। जब कोई प्रॉपर्टी IAS 40 में आ ही गई, तो सवाल उठता है कि इस प्रॉपर्टी को इनिशियली किस वैल्यू पे रखा जाएगा। तो IAS 40 कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is initially recorded at cost। कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली आप किस पे रखेंगे, कॉस्ट पे रखेंगे। अब क्योंकि ये कोई खिलौना तो है नहीं, कोई मूवेबल चीज तो है नहीं कि इसकी कोई डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस आए, कोई इंपोर्ट या कस्टम ड्यूटीज आए, क्योंकि कहीं से उठा के तो ला नहीं सकते। लिहाजा उसकी जमीन, उसकी डिगिंग, उसकी मैप्स की कॉस्ट, उसकी आर्किटेक्ट और इंजीनियर का खर्चा, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना, ये सारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, वो तमाम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को प्लस करके इनिशियली उस प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे ही रखा जाएगा, ठीक है। इनिशियली प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे ही रखा जाएगा। बाद में बात आती है सबसीक्वेंट मेजरमेंट, कि उसके बाद हम प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रखेंगे। सबसीक्वेंटली ये प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे रखी जाएगी। तो IAS 40
हमें कहता है कि या तो आप उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं कॉस्ट मॉडल, ठीक है, लेकिन IAS 40 ने अपना कॉस्ट मॉडल कोई नहीं बनाया। हमने पूछा ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखें तो फिर क्या करना है, तो कह रहा है कि सेम एज IAS 16, बिल्कुल, यानी IAS 40 का जाती कोई कॉस्ट मॉडल है ही नहीं। अब IAS 16 ने क्या कहा कि इनिशियल मेजरमेंट वाली कॉस्ट माइनस accumulated depreciation and impairment if any। तो IAS 40 में मजीद इसको तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्रॉपर्टी की जो इनिशियल कॉस्ट है और जितनी प्रॉपर्टी की लाइफ है, याद रखेंगे कि जमीन की कभी लाइफ नहीं होती, लैंड की कभी लाइफ नहीं होती, लिहाजा लैंड को हम कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है उसकी लाइफ होती है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको डायनामाइट से उड़ानी पड़ती है, खत्म करना पड़ता है और नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लेकिन जो जमीन है वो वैसे की वैसी है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की एक ही वैल्यू दी जाए, बताया जाए कि 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और इसकी लाइफ 20 साल है, तो हम 5 करोड़ को 20 से तकसीम नहीं देंगे, क्योंकि 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें प्लॉट की वैल्यू भी शामिल है। और अगर क्वेश्चन हमें ये बता देता है कि इस 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में 1.5 करोड़ रुपए की तो जमीन है, सही है, तो 5 करोड़ रुपए में से जमीन की कॉस्ट को हटा देंगे। तो कॉस्ट मॉडल के तहत हम अपनी बिल्डिंग को रखेंगे कॉस्ट पे और उसमें से माइनस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जबकि दूसरा मॉडल जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमें अलाउ किया है, दैट इज फेयर वैल्यू मॉडल। रिमेंबर, इट इज नॉट रीवैल्यूएशन मॉडल, इट इज व्हाट, दिस इज फेयर वैल्यू मॉडल। ये इसका अपना है, ये कहता है कि प्रॉपर्टी विल बी कैरिड एट व्हाट, एट फेयर वैल्यू। IAS 16 क्या कह रहा था, PPE will be carried at fair value less subsequent depreciation, लेकिन ये subsequent depreciation माइनस करने की बात नहीं करता। Hence याद रखिएगा कि फेयर वैल्यू पे आने के बाद depreciation will cease to be charged, कि हम depreciation चार्ज करेंगे ही नहीं। IAS 16 में डेप्रिसिएशन कभी बंद नहीं होती, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहती है।
लेकिन IAS 40 में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना हम बंद कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू, यानी अगर मार्केट वैल्यू इंप्रूव हुई है या फिर डिक्लाइन हुई है, एनी चेंजेस इन फेयर वैल्यू, करेक्ट, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, are immediately taken to profit or loss। अब ये भी IAS 16 से मुख्तलिफ हो गया। IAS 16 ने क्या कहा था कि अगर के वैल्यू अप हो तो गेन कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और अगर के लॉस हो तो लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। जबकि IAS 40 का ये कहना है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, अपवर्ड हो गई, तो गेन भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और अगर वैल्यू गिर गई तो लॉस भी प्रॉफिट लॉस में। लेकिन फेयर वैल्यू डिटरमिन कैसे की जाएगी और फेयर वैल्यू किसको कहा जाएगा, इसके ऊपर एक डेफिनेशन है। कंफ्यूजन ये है कि मैं अगर एक फोन की मार्केट लगवाना चाहूं कि मेरा ये फोन कितने का है, तो मार्केट में जब मैं इस फोन को अगर लेके जाऊंगा तो मेरे दो एक्सपीरियंसेस होंगे। लेट्स अज्यूम मैं देखता हूं कि एक दुकान पे एग्जैक्टली ऐसा फोन शेल्फ में रखा हुआ है, मैं अपना फोन जेब में डाल के उसको दिखाता नहीं हूं कि मेरे पास भी सेम है, मैं उसको कहता हूं कि भाई ये नोट 22 दिखाना, चेक करता हूं कि डिट्टो वही है, कलर भी वही है, स्पेसिफिकेशंस भी वही है, कंडीशन भी वही है, मेक मॉडल रैंक सब वैसा ही है। मैं पूरा फोन को इवैल्यूएट करता हूं, उसका यहां तक कि डेट ऑफ परचेज भी देखता हूं, तो वो भी डेट ऑफ परचेज भी सेम है, यानी मेरा फोन भी अगर 1.5 साल चला हुआ है तो वो वाला फोन भी 1.5 साल चला हुआ है। मैं उसको कहता हूं कि भाई कितने का दूं, बिलफर्स वो मुझे कहता है कि ये फोन मैं आपको दूंगा 1,80,000 रुपए का। मैं कहता हूं सही है, बेहतरीन काम होगा, मुझे लग रहा है बड़ा नुकसान होगा, लेकिन 2.25 लाख की चीज 1.5 साल में बड़ा नुकसान तो नहीं है, चलाई भी है, तो अगर 2.25 लाख वाली चीज 1.5 साल के बाद 1,80 की बिक जाए बुरी थोड़ी है। मैं कहता हूं बस ये रखो, ये वाला ले लो। अब मैं जेब से अपना निकालता हूं, मैं कहता हूं भाई इसका बॉक्स, चार्जर, हैंड्स फ्री, हर चीज एज इट इज है, फोन को मैंने प्रोटेक्टर के बगैर और शॉक प्रूफ के बगैर यूज ही नहीं किया। आप कंडीशन चेक कर लें, वो सारा फोन घुमा फिरा के चेक करता है और कहता है इसके मैं 1,60,000 रुपए दूंगा, 160,000। मैं कहता हूं हाँ ये सही है, तुम्हारा फोन 1,80, मेरा फोन 1,60, क्यों? वो भी तो यूज्ड है, जो सामने आपने रखा हुआ है वो भी तो यूज्ड है, मेरा फोन भी यूज्ड है, तो मेरा जब खरीद रहे हो तो 1,60 का, जब वैसा ही मैं खरीद रहा हूं तो 1,80 का, ये सही है। तो वो मुझे एक सिंपल सी थ्योरी समझाएगा कि मेरे भाई मैं इस मार्केट में बैठा हूं, अपना टाइम खराब कर रहा हूं, दुकान का किराया भर रहा हूं, 10 तरह के कस्टमर्स को मुंह दे रहा हूं, आपसे पेमेंट की लेन देन करूंगा, आपको पेमेंट अभी कर दूंगा, तो कारोबार कर रहा हूं कि खिदमत खल्क। अगर 1,80 में आप ही से मैं खरीद लूं
तो आगे मैं बेचूंगा भी तो 180 का ना, तो मेरे 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करने का मुझे क्या फायदा होगा? अगर इतना ही शौक है बेचने का, लगाओ OLX पे, जो आएगा लेके जाएगा। कल को फोन में कोई मसला निकलता है, कोई पीटीए का अप्रूवल फेल हो जाता है, कोई पता चल जाता है कि फोन खुला हुआ है, मैं यार दुकान संभाल रहा हूं, किराया कौन देगा? बात तो वो सीधी कर रहा है ना, 160 और 180 के बीच में 20 रुपए कमाएगा भी नहीं क्या वो? और मैं उसको कहूं नहीं, जितने का बेच रहे हो उतने का मुझसे खरीदो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। $80 से $1 है, खरीदने जाओ और लेने जाओ तो दोनों का रेट अलग है। अगर डॉलर खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, बेचेंगे तो सस्ता जाएगा। सवाल यह है कि फेयर वैल्यू किसको कहा जाएगा? जितने में ऐसा ही फोन खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। मैं कहता हूं अच्छा मैं मजाक करता, बेचना मुझे वैसे भी नहीं था। बात दरअसल यह है कि मैं एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का हूं डायरेक्टर, मुझे बनानी है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैं फोन को रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखूंगा। मुझे सिर्फ यह पता करना था कि फोन की मार्केट वैल्यू कितनी है, बेचना मुझे नहीं है। अल्लाह हाफिज, मैं जाके सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा कि इस फोन की मार्केट वैल्यू इतनी है। लेकिन घर जाके या ऑफिस जाके फोन को रिकॉर्ड कितने पे करोगे? 160 पे कि 180 पे? 160 पे। कि ऐसा ही फोन तो 180 का मिल रहा है, बेचने का आप कह रहा था वैसे भी नहीं है। जब भी बेचूं, मेरा बेचने का इरादा ही नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यू किसको कहा जाता है? कहता है फेयर वैल्यू इज द प्राइस, कीमत है, दैट वुड बी। अब इंग्लिश की इस सेंटेंस को हम समझते हैं। हमें पता है कि हम विल बी और वुड बी का यूज कब करते हैं। विल बी में व्हेन वी आर श्योर, एंड वुड बी में कंडीशन है, इफ। इफ, तो अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पियोगे, तो हम वुड बी में एक डाउट रखते हैं। ये कहता है द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल an asset is the price that would be received to sell an asset। would be मतलब अगर एसेट को बेचे तो, बेचने का सीन नहीं है। मैं एसेट को रिवैल्यू कर रहा हूं, हरगिज इस मुगालते में ना रहना कि मैंने एसेट बेचना है, नहीं बेचना। तो कोई ये भी नहीं पूछता फिर रिवैल्यू क्यों कर रहे हो भाई, शो करने के लिए। IAS 40 मुझे कह रहा है, IAS 16 मुझे कह रहा है कि आप एसेट को रिवैल्यू करें, मैं रिवैल्यू कर रहा हूं। प्राइस दैट वुड बी received to sell an asset। yes yes 160,000 as per example, क्योंकि ये वो कीमत है जितने में एसेट बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, 180 नहीं मिलेगा। और पेड टू ट्रांसफर a liability, or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants।
एंड मेजरमेंट डेट। ज्यादा चीजों की गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना रीड कर लेते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। कि अगर हम किसी एसेट को बेचें तो उसको बेचने से क्या प्राइस हमें रिसीव होगी, और अगर आप लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रखना चाहें, अभी हमने लायबिलिटी का सीन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर किसी लायबिलिटी को हम फेयर वैल्यू पे रखना चाहें तो जो अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा टू ट्रांसफर लायबिलिटी। ट्रांसफर मतलब ये लायबिलिटी में किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा कि आप संभाल लो, ठीक है। टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मकसद कि वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जो कोई भी किसी से करता तो इतने में करता, इसमें किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं है कि क्योंकि ये फला फला तरीके से मेरा रिश्तेदार था या ये फला रेफरेंस से आया था, इस वजह से मैंने ये प्रॉपर्टी इसको बेच दी, तो उस कीमत में किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप मेजर कर रहे हैं, मिसाल 31 दिसंबर पे हालात बड़े अनसर्टेन चल रहे थे, लेट्स से गवर्नमेंट ने फिर लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी थी आज से 4 दिन पहले, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बातें कही तो सारी मार्केट बैठ गई, लोगों ने चीजें खरीदना बंद कर दी, पैसे रिजर्व करके रख लिए कि भाई इस साल जान बच जाए, बड़ी है, ग्रो नहीं करना, चीजें खरीदनी नहीं है, लिहाजा उस वक्त मार्केट बिल्कुल डाउन चली जाती है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, 2-2.5 महीने की कहानी है, जैसे ही गर्मी आएगी फिर प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड कहेगा सबर करो। 31 दिसंबर पे क्या सीन है, मैं कहता हूं इतनी, बोला इतनी रिकॉर्ड, मैं कहता हूं भाई महीने सवा की बात है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंट ही नहीं होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। वो बोला छोड़ दो, अभी एट द मेजरमेंट डेट क्या पोजीशन है, तो जो पोजीशन मेजरमेंट डेट पे है अब वही वैल्यू रिकॉर्ड करें, ठीक है। इसमें दो खास चीजें हैं, पहला कि फेयर वैल्यू इज नॉट एन एंट्री प्राइस, फेयर वैल्यू इज एन एग्जिट प्राइस, यानी एसेट कितने में खरीदा जा सकता है वो फेयर वैल्यू नहीं है, एसेट कितने में बेचा जा सकता है वो फेयर वैल्यू है। तो अगर मैं अपने मोबाइल फोन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 180,000 पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा तो दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज 180,000 इज एन एंट्री प्राइस, जितने में फोन खरीदा जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे हैं कि रिसीव्ड टू सेल एसेट, कि वो कीमत जितने में एसेट बेचा जा सकता है वही उसकी कीमत है, तो फेयर वैल्यू क्या है, एग्जिट प्राइस है। दूसरा, इसमें जो assumptions कंसिडर की जाएंगी, इसमें जो बातें कंसिडर की जाएंगी कि वो बातें होंगी जो मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिडर करता है। कंपनी उस एसेट को कैसे देखती है ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक जापानीज कार हो इंपोर्टेड, मैं जब उसको मार्केट में लेके जाता हूं तो वो उसकी कीमत लगाते हैं 9.5 लाख रुपए, और जैसे ही मुझे मार्केट से 9.5 लाख रुपए की आवाज आती है मेरा टेम्पर शॉर्ट हो जाता है, मीटर घूम जाता है। मैं उनको कहता हूं तुम्हारी शक्ल पे लिखा है तो मेहरान से अच्छे नहीं है, जाओ मेहरान खरीदो। रिट्रैक्टेबल मिरर है, क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी में, पुश स्टार्ट है,
गाड़ी के शशके तो देखो, भरत तो देखो, गाड़ी के कंफर्ट तो देखो। तुम लोग मेहरान में बैठने के आदि, तुम कहां जानोगे जैपनीज गाड़ी की क्या हैसियत होती है? उतरो यार। 9.5 लाख। कोई मुझे पूछता है भाई साहब खरीद तो है, क्या हो गया? मैं मेहरान और उसको कंपेयर करके देखो, 9 लाख रुपए की मेहरान ले लेंगे और उसको 9.5 लाख में लेना है। अब मैं उसको फीचर दिलवाता हूँ, ये भरम, ये भरम, ये भरम, लॉन्ग रूट पे ले जाओ, थकती नहीं गाड़ी, हीटअप का तो कभी सीन ही नहीं बना, पानी नहीं डालो तो गायब भी नहीं करती, रास्ते में कभी धोखा नहीं देती। ये इसमें फीचर्स है। एसी बड़ा आउट क्लास है, चिल कर देता है, वहां तो एसी नहीं होता डब्बे में। लेकिन मेहरान खरीद लेंगे 9 लाख रुपए, इसके 9.5 लाख। कल्टस की हैसियत की गाड़ी है 20 लाख रुपए की, 9.5 लाख रुपए लगा रहे। हालत हालत देखो। मैं उस गाड़ी को कैसे देखता हूं, कंपनी उस गाड़ी को कैसे देखती है, ये कतन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट क्या देखती है। मुझे कोई समझाता है कि भाई गाड़ी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पार्ट्स नहीं मिलते, जिस वजह से मार्केट के अंदर इस गाड़ी की रीसेल नहीं है। अब मैं फिर को तो पार्ट्स है तो क्या है, बड़ी बात है। आजकल इंटरनेट का दौर है, अली एक्सप्रेस में बोलेंगे आ जाएंगे। और गाड़ी खराब ही कब होती है? जैपनीज गाड़ी है, ऐसे तो फजूल में काम ही नहीं निकालती। ऐसे तो नहीं आपकी तरह रोज रोज मैकेनिक के दरवाजे पे खड़ी हो। वो बोलेंगे भाई आप जज्बाती ना हो, 9.5 लाख रुपए में बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना आप जाए। मैं उस एसेट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं कहता हूं हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, मैं टैक्सी में चलाऊं ना, करीम में, उबर में चलाऊं, तो ना बिना 1 महीने में ये 80,000 मुझे कमा के देगी। खुद अंदाजा लगा लो, साल में 9,60,000 रुपए तो साल में मैं किराया कमाऊंगा इससे। दुश्मन बैठे, पास में लोग बैठे, कितना भी जज्बाती हो जाऊं, ये सारी बातें सुनने के बाद वो गर्दन लाद रहे कि सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे। आखिर में जैसे मैं फुल स्टॉप दूंगा, वो बोले 960। बोला इतना भाषण दे रहा हूं, बात नहीं समझ में आ रही। वो बोलेगा भाई सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन मार्केट के अंदर इस गाड़ी की कीमत 9.5। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द फैक्टर्स दैट मार्केट पार्टिसिपेंट वुड कंसिडर रेलेवेंट। तो अगर दो बिल्डिंग्स हैं, एक ही बिल्डर ने दो प्लॉट्स लिए, एग्जैक्टली सेम नक्शा पास करवा के दोनों बिल्डिंग्स खरीद कर दी, दोनों बिल्डिंग्स स्कूल्स ने खरीदी, एक स्कूल ए ने एक स्कूल बी ने। स्कूल ए के पास एडमिशन फुल हो जाते हैं, वो हफ्ते के बाद लगा देता है कि एडमिशन क्लोज्ड, और स्कूल बी साल के बीच बीच में भी बच्चे ले रहा होता है कि हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। लिहाजा इसकी कैपेसिटी 100% चल रही है, ये फुल पैसे कमा रहा है, फीस भी ज्यादा चार्ज कर रहा है। स्कूल बी की फीस भी कम है, लेकिन बच्चे भी कम है। तो दोनों में से बिल्डिंग का ज्यादा फायदा कौन ले रहा है? स्कूल ए। लेकिन जब दोनों बिल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी ना, तो सेम, आप उस एसेट में से कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ये कतन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में अजम्पशंस क्या इस्तेमाल की जाती है, और ये बात हमें कौन समझा रहा है? ये डेफिनेशन दी है IFRS 13। लिहाजा फेयर वैल्यू क्या है, किस बला का नाम है, कैसे रिवैल्यू किया जाएगा, क्या क्या कंडीशन सोची जाएगी, ये सारा सिलसिला कौन समझाता है? IFRS 13। ओके, इसमें हमने लैंड एक्वायर की है, दैट इज ऑफ 15 मिलियन,
ऑल्दो लैंड हमने खरीदी है जनवरी 2016 में, बट ऑब्वियसली द लैंड कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड। फिर सिलसिला ये हुआ है कि हमने उस पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू की है, जिसमें जो ठेकेदार को पैसे दिए होंगे या लेबर को पैसे दिए होंगे, और जो मटेरियल खरीदा होगा सरिया, सीमेंट, वाइट फिटिंग्स वगैरह, बराबर उसका खर्चा हमारा आया है 30 मिलियन। तो बिल्डिंग को जब हम इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। एज पर IAS 40 प्रॉपर्टी को इनिशियली किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसमें कॉस्ट का एक एलिमेंट आ गया लैंड, जो कि कितने की खरीदी गई है? 15 मिलियन। उसके बाद इस पे मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट हमने लगाई है कितनी? 30 मिलियन। आर्किटेक्ट जिससे हमने ड्राइंग बनवाई है, नक्शा बनवाया है, उसको हमने कितनी फीस पे की है? 2 मिलियन। और कंसल्टेंट इंजीनियर जिसने इंश्योर किया है कि काम एज पर ड्राइंग चल रहा है या नहीं, उस इंजीनियर को हमने पे किया है 3 मिलियन। करेक्ट। फिर इंजीनियर ने कुछ जगहों पे हाईलाइट किया कि काम हमारा नक्शे के मुताबिक ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें रीवर्क करना पड़ा, यानी उस काम को तोड़ के दोबारा करना पड़ा, जिसका खर्चा आया है 8 लाख। आपको क्या लगता है इस 8 लाख रुपए का क्या होना चाहिए? क्या ये कैपिटलाइज होने चाहिए? हाँ, लेकिन अगर कोई काम गलत हो जाए और उसको दोबारा ठीक करना हो, रीवर्क करना हो, उसको नॉर्मली रेफर किया जाता है एज एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज। कुछ वेस्टेज प्रोसेस का हिस्सा होती है। ऑब्वियसली जितना सरिया हम खरीदते हैं वो पूरा सरिया इस्तेमाल नहीं होता। जब उन रॉड्स को कट किया जाता है तो सरिये का ठीक ठाक अमाउंट जाया होता है। सीमेंट है, जितना हम दीवार की तरफ फेंकते हैं मिस्त्री के लिए या प्लास्टर के लिए, वो पूरा का पूरा दीवार पे चिपक नहीं जाता, ठीक ठाक ऐसा होता है जो कि नीचे गिर जाता है। ये अनअवॉइडेबल है, ये नुकसान होता है। अगर कि लॉस नॉर्मल है फिर तो वो खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा ही बनेगा, लेकिन अगर कि वो लॉस एबनॉर्मल होता है तो वो खर्चा कभी भी बिल्डिंग की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। समझ में आई बात कि जब भी कभी कोई एबनॉर्मल वेस्टेजेस होंगे, लेट्स से हमने कोई कंस्ट्रक्शन कर दी लेकिन उसको फिर तोड़ के वापस बनाना पड़ा, तो वहां जो सीमेंट, ईंटें, लेबर वगैरह सब जाया हुई है वो सब एबनॉर्मल वेस्टेज में काउंट होती है, क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। अगर आप पहले ही ठीक करते थे तो पॉसिबल था। बिल्डिंग वाज रेडी फॉर यूज बाय जनवरी 2018, यानी 2 साल हमें कंस्ट्रक्शन में लग गए।
और टोटल प्रॉपर्टी कितने में पड़ गई हमें? 50 मिलियन। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी की कॉस्ट, 50 मिलियन या 5 करोड़ रुपए। पहली जनवरी पे बिल्डिंग रेडी फॉर यूज है और लाइफ 20 साल है, और इस प्रॉपर्टी को हमने कंस्ट्रक्ट किस मकसद से किया है? फॉर but no suitable tenant was found by December 31st 2018। एक साल तक हमें कोई टेनेंट ढंग का मिला नहीं है। सवाल उठता है कि क्या 2018 में बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना चाहिए? तो स्टैंडर्ड ये कहता है that depreciation will start when the asset is available for use। asset available for use जनवरी 2018 से था। यूज हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो रेडी फॉर यूज है तो हम उस दिन से बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन स्टार्ट करें। अब सिलसिला है लैंड को तो हम डेप्रिशिएट करेंगे नहीं, बाकी बिल्डिंग आपने कितने में रिकॉर्ड की? 30 मिलियन, करेक्ट। 35 होगा ना? 50 मिलियन में 15 मिलियन का प्लॉट है, तो 3.5 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन है। और लाइफ कितनी? हर साल आप कितने से डेप्रिशिएट करेंगे बिल्डिंग को? $17.5 million नहीं, 17.5 लाख से हम बिल्डिंग को करेंगे डेप्रिशिएट। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट 31 दिसंबर 2019। अब जब हम इसको अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रख ही रहे हैं, लेकिन इनिशियली तो कॉस्ट पे रखना था। 31 दिसंबर 2019, ये बिल्डिंग के स्टार्ट होने से कितने साल बाद की बात है? फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्डिंग रेडी फॉर यूज कब थी? आई जस्ट रिमूव, इट वाज 1 जनवरी 2018 and this I am talking about 31st December 2019। तो 31st December 2018 एक साल, 31st December 2019 2 साल। हम देखेंगे कि at 31st December 2019 प्रॉपर्टी की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? लैंड की कैरिंग वैल्यू कितनी होगी 2 साल के बाद? सेम, क्योंकि लैंड को तो डेप्रिशिएट होना ही नहीं था। दिस इज एट 15 मिलियन, और बाकी जो बिल्डिंग है जिसको आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 35 मिलियन पे, और वो हर साल डेप्रिशिएट कितने से हो रही है?
1.75 से 17.5 लाख से, तो 2 साल में कितने से डेप्रिशिएट हो जाएगी? 35 लाख से। तो बिल्डिंग रिकॉर्डेड है 35 मिलियन पे और वो डेप्रिशिएट अक्यूमुलेट हो जाएगी 3.5 मिलियन की 35 लाख से। तो 2 साल के बाद बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू कितनी बचेगी? $31,500,000। It's 35 minus 3.5, 31.5। 3.5 करोड़ रुपए में से 35 लाख से डेप्रिशिएट होगी ना सिर्फ। तो अब इसकी वैल्यू बनेगी 3,15,00,000 और पूरी प्रॉपर्टी की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? $4,65,00,000। इन दोनों प्लस करेंगे ना। लैंड है 1.5 करोड़ की। हाँ, मैं टोटल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग की वैल्यू ये है, लैंड तो वहीं की वहीं है। अच्छा, लेकिन अब देखिए होता क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज 50 मिलियन, यानी टोटल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 2 साल बाद कितनी है? $50 मिलियन या 5 करोड़, जिसमें जमीन कितने की है? अगर 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में 1,80,00,000 की तो जमीन हो, तो बाकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी? चेक करें, 32 बनेगा। ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो फेयर वैल्यू में गेन ही हुआ है। प्लॉट जो हमने 15 मिलियन का खरीदा था वो 18 मिलियन का हो गया, 1.5 करोड़ का खरीदा था वो 1,80,00,000 का हो गया, 3 मिलियन का या 30 लाख रुपए का हमें प्लॉट पे फायदा हुआ है। और बिल्डिंग जो कि 3,15,00,000 की थी वो 3,20,00,000 की हो गई है। ₹5,00,000 का फायदा हमें बिल्डिंग में हुआ है। तो पूरी प्रॉपर्टी में फायदा कितना हुआ? ₹35,00,000 का। और ये 35,00,000 का गेन हम कहां लेके जाएंगे? सीधा प्रॉफिट और लॉस में। सिंस दिस इज नो मोर IAS 16, दिस इज IAS 40, तो इस पे जो गेन होगा वो सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएगा। पर हम सिलसिला क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, लिहाजा उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन हम अक्यूमुलेट कर चुके हैं उसको हम खत्म कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी डेप्रिसिएशन जमा हो चुकी थी? 3.5 मिलियन। बिल्डिंग हमारी
पूरी की पूरी बिल्डिंग या सॉरी प्रॉपर्टी पहले भी कितने पे रिकॉर्डेड थी 50 पे, अभी भी उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 50, तो उसको तो डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, और जितना भी अमाउंट है एज इट इज हम क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस में। 35 लाख, ठीक हो गया। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि इसकी लाइफ तो अनचेंज थी, यानी अगर ओरिजिनली बिल्डिंग की लाइफ थी 20 साल, जिसमें से कितने साल हम गुजार चुके हैं 2 साल, अभी 18 साल उसकी जिंदगी बाकी है, लेकिन एज पर IAS 41 सॉरी एज पर IAS 40 हम बिल्डिंग को मजीद डेप्रिशिएट नहीं, हम बिल्डिंग को मजीद डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। और अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 44 मिलियन। कि हमने पहले 2 साल बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया, हर साल 17,50,000 से, यू हैड टू डेप्रिशिएट। जब आप कॉस्ट पे थे तो यू हैड टू डेप्रिशिएट, लेकिन जब आप फेयर वैल्यू पे आ जाएंगे तो IAS 16 की जो फेयर रिवैल्यूएशन है वो डेप्रिसिएशन से बाज नहीं आती, वो रिवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करती रहती है। हाँ, वो उस टाइम पे फिर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, फिर जीरो होती है, फिर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन बाज नहीं आती। जबकि IAS 40 कहता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखेंगे तो आप बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना सीज कर देंगे, नहीं अब आप इसको फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे ही नहीं। फिर हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020 ओनली, यानी 1 साल के बाद। लैंड अब हमारे पास कितने पे थी 18 पर, ये 1 साल पहले की बात है, 2019 की बात है, अब 2020 पे है, तो 1 साल के बाद जमीन किस वैल्यू पे होगी, जो बैलेंस शीट पे होगी वो तो सेम 18 मिलियन पे होगी, क्योंकि लैंड को तो हम वैसे ही डेप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग हमारे पास लास्ट ईयर कितने पे रिकॉर्डेड थी 32 मिलियन, अब 1 साल के बाद बिल्डिंग कितने पे रिकॉर्ड होगी एज पर IAS 40 32 पे ही। क्यों? क्योंकि अगर कि ये IAS 16 होता तो हम इस 32 मिलियन को रिमेनिंग लाइफ ऑफ 18 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करते, और 1 साल डेप्रिशिएट करने के बाद जो इसकी नेट बुक वैल्यू होती वो हम यहां पे दिखाते, लेकिन ये तब होता जब ये IAS 16 होता, लेकिन दिस इज नॉट IAS 16। IAS 40 कहता है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को हम फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, मॉडल पे लेके आएंगे, वी विल सीज डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, लिहाजा ये जितने पे थी उतने पे ही रहेगी। अब जब तक ये दोबारा रिवैल्यू नहीं होती है इतने पे ही रहेगी, नो फर्दर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। एंड दिस इज नाउ जबकि जमीन की अब फेयर वैल्यू कितनी है 16 मिलियन। और पूरी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी है
44 मिलियन, जिसमें से अगर 16 मिलियन की जमीन है तो प्रॉपर्टी कितने की होगी, बिल्डिंग कितने की होगी? मिलियन। फेयर वैल्यू में आपके पास लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। प्लॉट की वैल्यू 1,80,00,000 से 1,60,00,000 पे आई है, नुकसान हुआ है कितना? 2 मिलियन का, यानी 20 लाख का। और बिल्डिंग 3,20,00,000 से 2,80,00,000 पे आ गई है, इसमें नुकसान हुआ है कितना? 4 मिलियन का, यानी 40 लाख रुपए का। ओवरऑल प्रॉपर्टी में कितना लॉस है? 6 मिलियन। आपके बाद हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को, और क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बाय 6 मिलियन। सिक्सटीन में क्या होता है, आईएएस में कि जो लास्ट ईयर गेन हुआ था वो हमारा सरप्लस में पड़ा रहता, फिर जब डाउनलोड होता तो पहले सरप्लस को खत्म कर दे फिर प्रॉफिट लॉस में जाते, लेकिन ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। इसमें जितना भी गेन होगा वो प्रॉफिट लॉस में, जो लॉस होगा वो भी प्रॉफिट लॉस। एंड फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज, किसी को कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड जिसका आज हम इंट्रोडक्शन की लेसन लेंगे। और वैसे भी कोई बहुत ज्यादा डिटेल स्टैंडर्ड नहीं है हमारे लिए, दैट इज IAS 38। That standard deals with intangible assets. Any idea what is intangible asset? As an example, but what is intangible asset? आसिया कुछ कहना चाहोगे? आइडिया intangible asset? So आप ये कह रही हैं कि intangible asset is something that okay doesn't have physical existence. ऑनलाइन में से कोई आइडिया देना चाहे व्हाट इज एन इंटेंजिबल एसेट? अगर हम ये कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, Ubaid, that can be an example. Software is an example of intangible asset, I agree. And goodwill, you said, is an example of an intangible asset, I agree. But ये कुछ मिसालें हैं, या तो हमें आप सिर्फ एक लिस्ट बता दें कि ये एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं, ये एसेट्स इंटेंजिबल नहीं होते, या तो आप मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें
ताकि आइंदा दुनिया में कभी कोई नया इंटेंजिबल एसेट पैदा हो भी तो मैं समझ जाऊं कि इंटेंजिबल होगा कि नहीं होगा। अब सिमिलर का कहना है समथिंग दैट वी कैन नॉट टच। ठीक है, तो आप लोगों का कॉमन कॉन्सेप्ट जो मैं कैच कर सक रहा हूं, जो हमने कभी जिंदगी में गजब फॉर ऑल एग्जांपल्स, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, आई एग्री, बट दीज आर एग्जांपल्स। मैं ये कह रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसा कानून बनाना होता है कि कल को कोई भी अगर वो प्रैक्टिस करे, ठीक है, कल को कोई भी अगर वो प्रैक्टिस करे तो हमें समझ में आना चाहिए। तो कानून साजी में चीजें पहले से ही वाज़ेह होनी चाहिए। अब नाम के ऊपर ठप्पा लगाना, वोट काउंट होगा या नहीं होगा, कल एक नई बहस चल पड़ी कि सेनेट का इंतखाब है। हमारे यहां अगर मैं बच्चे को एबीसीडी एमसीक्यूज दूं और वो अगर ए को सर्कल ना कर लेकिन ए के ऊपर टिक लगा दे, तो ये तो मैं तस्लीम कर सकता हूं ना कि बच्चे ने ए ही ऑप्शन टिक किया है। लेकिन अगर मैं बच्चे को सिर्फ मार्क ही काट दूं, आधा मार्क या एक मार्क ही काट दूं, कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ रहा, सिर्फ मार्क काट रहा हूं कि आपने ए के ऊपर टिक क्यों किया, सर्कल क्यों नहीं लगाया। क्या कहेगा सर? अगर कंप्यूटर चेकिंग थी ना तो कंप्यूटर मना कर सकता था कि मैंने पकड़ा ही नहीं कि ऑप्शन कौन सा, क्योंकि उसमें सर्कल करना लाजमी था। आप तो आंखों से देख रहे हैं। हाँ, अगर ए और बीच में एक लंबा सा टिक मार्क खींच देते कि समझ गया था कि ए टिक किया है या बी टिक किया है, तो आप हमारा वोट रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शंस को ही लपेटे में ले लिया है। लेकिन जब मैंने ए के ऊपर टिक किया है, वाज़ेह ए के ऊपर टिक किया है, तो मतलब मैंने ए ही बोला है ना, बीसीडी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ रिजेक्टिंग माय ऑप्शन वोट? अब जब सीधा सीधा वोट ब्लॉक में डला है, नाम के ऊपर डला है, हाँ, एक ने क्या किया, बीच में डाल दिया, यानी दोनों को वोट कास्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिलसिला क्या है कि मुझे आप कोई ऐसा सिस्टम बताओ कि मैं आइंदा आने वाले जिंदगी में कभी भी उस इंटेंजिबल एसेट की शनाख्त कर जाऊं। कानून ऐसा बनाना होता है। अगर हम ये कहते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हमने बचपन में जिंदगी में पहली बार जब कंप्यूटर्स पढ़ा था ना, तो हमें टीचर्स ने ये लफ्ज सिखाया था कि एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हमने कहा अच्छा ये क्या होता है? तो टीचर ने कहा कि हार्डवेयर इज टेंजिबल एंड सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल। हमने पहली बार मतलब सुना था कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कोई नई चीज है, तो टीचर ने टेंजिबल को टचेबल कह दिया आसान करने के लिए, कि अगर कोई चीज टचेबल है यानी फिजिकल है, अगर टचेबल नहीं है मतलब सॉफ्टवेयर। अब जब से हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बैंक बैलेंस, आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस 12 लाख रुपए का है, और मैं आपसे सवाल करता हूं कि बैंक बैलेंस टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? इनटेंजिबल। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहूं ट्रेड रिसीवेबल है, मुझे अपने कस्टमर्स से, मे बी वो कंपनीज हो या मे बी वो इंडिविजुअल्स हो, उनसे मुझे 8 लाख रुपए मिलने हैं। 8 लाख रुपए का ट्रेड रिसीवेबल है, टेंजिबल है इनटेंजिबल है? So what you are telling me is part of the definition. IS 38 के मुताबिक this is not an intangible asset. करेक्ट डेफिनेशन क्या है? उसमें 3 चीजें हैं। IS 38 कहता है that intangible asset is something identifiable, दूसरा नॉन मॉनेटरी एसेट। सही है, आइडेंटिफाइबल, लेकिन साथ ही क्या लिखा है? नॉन मॉनेटरी एसेट। तीसरा वो कहता है
विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तीन हिस्से हैं डेफिनेशन के। पहला कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, दूसरा वो नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, तीसरा उसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट यू टोल्ड मी वाज 1/3 ऑफ द डेफिनेशन। मेन हम फोकस किस पे कर रहे हैं? That it should be a non-monetary asset. Question: what is monetary asset and what is non-monetary asset? A very obvious answer and a very wrong answer. Okay? Very obvious. Everyone responds the same. कहते हैं कि मॉनेटरी एसेट वो होता है जिनको पैसों में मेजर किया जा सके। एक चीज याद रखना, कोई भी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, सिमरन एज पर योर डेफिनेशन मनी इज नॉट इन्वॉल्व, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा या जिसको पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेगा भाई ये देखो बस। हम कहेंगे कि भाई हमने 2000 कुर्सियां खरीदी है क्रेडिट पे, डबल एंट्री रिकॉर्ड करो। वो कहता है 2000 कुर्सियां खरीदी है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए की खरीदी है, सिर्फ इतना बता दो। हम कहते हैं नहीं कितने की खरीदी है ये तो पता ही नहीं है। तो अगर कुर्सियां 2000 है ये पता है, लेकिन कुर्सियां कितने की है ये पता नहीं है, तो अकाउंटिंग क्या बोलेगा? भाई ये देखो मुझे माफ करो। हम बोलेंगे भाई कुर्सियां आई हैं हमारे पास, एसेट इंक्रीज हुआ है, डेबिट तो करो ना। वो कहेगा कि जब तक आप मुझे उन कुर्सियों की कॉस्ट नहीं बताएंगे, क्वांटिटी मुझे चाहिए नहीं, जब तक आप मुझे कुर्सियों की कॉस्ट नहीं बताएंगे, ना तो मैं टी शेप के अंदर जाके किसी को डेबिट करने के मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा, ना मैं अकाउंट्स पेएबल में जाके क्रेडिट करने के मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा। लिहाजा ये देखो मुझे माफ करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनको आप पैसों में नहीं मेजर कर सकते, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा अकाउंटिंग की माजरा। अगर आप ये कहते हैं कि नॉन मॉनेटरी समथिंग जिसको पैसों में नहीं मेजर कर सकेगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या दिखाएगा? भाई मुझे माफ, लिहाजा आपकी डेफिनेशन गलत है। अगर ऐसा होता तो IAS 38 इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जिन चीजों को आप पैसों में मेजर ही नहीं कर सकते, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट मैं अभी कितना भी समझाऊं ना, आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चे ने अपने दिमाग में बिठा दिया मॉनेटरी मतलब पैसों में मेजर करना, नॉन मॉनेटरी मतलब नॉन पैसों में मेजर करना। किस तक? हाँ ठीक पढ़ा है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट that gives rise to asset for one entity and equity or liability for another। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कंसेंट, एग्रीमेंट जिसके तहत एक एंटिटी के घर में एसेट पैदा हो और किसी दूसरी कंपनी के घर में इक्विटी या लायबिलिटी जन्म ले, तो ऐसे एसेट को फाइनेंशियल एसेट कहा जाता है।
मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मॉनेटरी एसेट और फाइनेंशियल एसेट सेम है। मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अगर मॉनेटरी की डेफिनेशन पे आया तो फिलहाल आपके दिमाग में घूम रहे, तो आपके लिए ये काफी है समझना। हाँ जी, वैसे आपने वर्ड पढ़ा है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स या इंफॉर्मेशन, वहां पे आपकी बात ये सही होती है कि किसी भी डेटा को अगर पैसों में, करेंसी में मेजर किया जाए तो वो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन है, और अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ किलोग्राम्स जो पैसों के अलावा किसी चीज में मेजर करें वो नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन है, बात तक ठीक है। लेकिन बात है मॉनेटरी एसेट किसको कहा जाएगा, कोई भी एसेट जो एक एंटिटी के लिए एसेट हो और किसी दूसरी एंटिटी के लिए इक्विटी या लायबिलिटी हो, ऐसे एसेट को फाइनेंशियल या मॉनेटरी एसेट कहा जाता है। अब मैं अपनी मिसाल की तरफ वापस आता हूं। बैंक बैलेंस टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है? तो आपका जो तीसरा हिस्सा था डेफिनेशन का, उसके मुताबिक तो वो नॉन इंटेंजिबल है, लेकिन डेफिनेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कह रहा है कि दिस शुड बी नॉन मॉनेटरी। बैंक बैलेंस 12 लाख रुपए का आपके लिए क्या है, एसेट है, और बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। यू डू रिमेंबर द बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं, या वैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा पैसा हमारा एसेट है, बैंक की लायबिलिटी है। सेम ट्रेड रिसीवेबल is what for you, asset, and what for the customer, liability. So asset for one entity and liability for another, ये tangible और intangible की बहस में नहीं आ रहा, और ये intangible asset की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा, लिहाजा एसेट शुड बी नॉन मॉनेटरी, यानी वो आपका एसेट होना चाहिए लेकिन किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब आपकी मिसाल की तरफ आते हैं। आपने मिसाल दिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी का एसेट है, और डेवलपर की वेबसाइट पे कुछ आएगा क्या, या डेवलपर की बैलेंस शीट में आएगा क्या वो सॉफ्टवेयर? नहीं, डेवलपर बोलेगा आपने कहा था ज़ेप्डेस्क बना के दे, तो मैंने ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको बना के दिया, अब आपका है। अब उस सॉफ्टवेयर में से बेनिफिट कौन ले रहा है, ज़ेप्डेस्क ले रहा है, कि वहां जो अटेंडेंस यहां कागजों पे लगा के हम डिपार्टमेंट को देते, डिपार्टमेंट अपने पास अपडेट करता, स्टूडेंट की फाइल बनाता, वो सारी चीजें रियल टाइम हो रही है। रिजल्ट हम मैन्युअली प्रोसेस करते, रियल टाइम हो रही है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर सिर्फ ज़ेप्डेस्क का एसेट है, किसी और के बैलेंस शीट में ना तो वो इक्विटी है ना ही वो लायबिलिटी है। ब्रांड नेम, अगर हमारे प्रोडक्ट की कोई ब्रांड रेंज है, ब्रांड नेम है लेस, कुरकुरे, सनसिल्क, ये हमारा ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड है, किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी नहीं है। जिस तरह मेरी गाड़ी है, आपके लिए क्या है, आपकी बैलेंस शीट में क्या करेगी वो गाड़ी, ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स होते हैं। प्रॉपर्टी नॉन मॉनेटरी है, पैसों में मेजर की जा सकती है, गाड़ी को पैसों में मेजर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को पैसों में मेजर किया जा सकता है। तो नॉन मॉनेटरी का मकसद ये नहीं कि पैसों में मेजर ना हो सके, जो किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी ना हो। तो इन्वेंट्री मेरा एसेट है, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट सब चीजें मेरा एसेट है, किसी और की इक्विटी या लायबिलिटी नहीं है। लेकिन रिसीवेबल, पेएबल, मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं तो वो शेयर्स खरीदूं मैं, मेरे लिए वो शेयर्स क्या होंगे, एसेट होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, जिसने इश्यू की है उसके लिए इक्विटी है। मैं अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदूं, वो बॉन्ड्स मेरे लिए क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे, जिसने इश्यू की है उसके लिए लायबिलिटी है। वो होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। व्हाट इज एन इंटेंजिबल एसेट?
आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ताजा बहस चली है क्रिप्टो के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी, देखिए वैसे सीधी बात बोलो, कैश कैश मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? कैसे? मेरे पास अगर 1000 रुपए का नोट है, वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। आपके लिए क्या है? किसी और के लिए क्या है? लेकिन करेंसी इज अ फाइनेंशियल एसेट। पूछे कैसे? करेंसी इज एसेट फॉर द होल्डर एंड लायबिलिटी फॉर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने बाकायदा साइन करके आपको वो नोट इश्यू किया है। ये नोट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है, तो जितनी इशू करेगा वो उसकी लायबिलिटी है। अच्छा, बहस किस पे छिड़ी है भाई? क्रिप्टो आ गया भाई। क्या ये क्रिप्टो? कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस के साथ जिन जिन के पास माइनिंग मशीन्स लगी होंगी वहां पे माइनिंग होगी और नए नए बिटकॉइंस या इथेरियम या रिपल या वन कॉइन या फर्स्ट कॉइन बनता जाएगा। अब करेंसी छापने वाला कोई इदारा नहीं है, करेंसी की माइनिंग हो रही है। माइनिंग हो के क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ कंपनीज कह रही हैं कि हम बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। आपको गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी ले जाए, मुझे बिटकॉइन ट्रांसफर कर देना। हम बोलते हैं रुपया नहीं, अच्छा डॉलर नहीं, बोला नहीं जरूरत ही नहीं है, बिटकॉइन भेज दो मुझे। तो इफ बिटकॉइन विल बी एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट, देन बिटकॉइन इज अ करेंसी। सवाल, ये बिटकॉइन का अगर मैं इन्वेस्टर हूं, अगर होल्डर हूं, मैं वकार सकता हूं, चलो मेरे पास बड़ा बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आई एम होल्डर, हु हैज द लायबिलिटी? बिटकॉइन अगर मेरा एसेट है, अभी हाल ही में टेस्ला का आपने सुना था कि टेस्ला के जो एलन मस्क है उसने 1.5 बिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन खरीदे हैं। कंपनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएगी तो सही ना। तो वो टेस्ला के लिए तो एसेट होगा, लायबिलिटी किसके लिए होगा? किसी के लिए नहीं। कंफ्यूजन है कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाई जाएगी? नहीं। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इज व्हाट? इज नॉन मॉनेटरी एसेट एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। वर्चुअल करेंसी है, हमारे पास कोई फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्रिप्टो की सो फार ट्रीटमेंट किसके हाथ में है? आइए इसका क्लियर किया। लेकिन अगर आप ये बोल देंगे ये मॉनेटरी एसेट है, किसी और की लायबिलिटी है, या डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ कैश इसमें से मिलेगा, तो हम लेके आएंगे उसको IFRS 9 में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल देयर इज अ कंफ्यूजन। सो व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो सॉफ्टवेयर्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, मास्टर्स, इन सबको आप इंटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। पब्लिशिंग टाइटल्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, हाँ, वहां मॉनेटरी का मकसद हम क्या पढ़ते हैं कि जिस चीज को करेंसी में मेजर किया जाए। लेकिन यहां मॉनेटरी का मकसद है जो एक के लिए एसेट हो, किसी और के लिए इक्विटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।